हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। सबसे पहले क्वेंचिंग का मतलब जान लेते हैं। क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस, क्वेंचिंग का मतलब होता है टू स्टॉप द फ्लोरोसेंस बाय डीएक्टिवेटिंग द एक्टिवेटेड स्पीसीज एंड हेंस इट रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस में क्या होता है? इमिशन ऑफ रेडिएशन ही तो होता है। तो फ्लोरोसेंस को स्टॉप करना है तो डीएक्टिवेट कर देंगे एक्टिवेटिंग स्पीसीज को। एक्टिवेटिंग स्पीसीज हमारे पास है, मान लो ए स्टार, तो उसे डीएक्टिवेट कर देंगे और वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगी बिना इमिशन ऑफ रेडिएशन के। तो इसी फिनोमिनन को बोलेंगे क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। ठीक है, अब क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस है ना, वो आइदर कर सकती है टू वेज में। क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस में अकर इन आइदर टू वेज। पहला क्या होगा? इंटरनल क्वेंचिंग, दूसरा होगा एक्सटर्नल क्वेंचिंग। तो इंटरनल क्वेंचिंग और एक्सटर्नल क्वेंचिंग होता है, ये देख ले क्या होता है, ये एक बार देख लेते हैं। When the activated molecules undergo a change from singlet excited state to triplet excited state, this is called internal quenching. जब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ना, वो चेंज अंडरगो करेगा, चेंज कहाँ से कहाँ? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में, तो ये कहलाएगा इंटरनल क्वेंचिंग। एक्सटर्नल क्वेंचिंग नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल क्वेंचर यूज होगा, मतलब बाहर से कुछ ऐड किया जाएगा। तो जब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा अदर मॉलिक्यूल के साथ या फिर क्वेंचर के साथ जो एक्सटर्नली ऐड किया गया है, और ट्रांसफर कर देगा अपनी एनर्जी टू दोज मॉलिक्यूल्स और क्वेंचर्स, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल क्वेंचिंग। सिंपली इसका मतलब क्या है? जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ना, वो टकराएगा क्वेंचर्स के साथ, या फिर वो मॉलिक्यूल्स जो बाहर से ऐड किए गए हैं उन्हें क्वेंचर बोला गया है यहाँ पे, और अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा क्वेंचर्स को, तो मॉलिक्यूल डीएक्टिवेट हो गया है। तो यही फिनोमिना कहलाएगा एक्सटर्नल क्वेंचिंग। अब जो वेरियस स्टेप्स हैं ना, जो इन्वॉल्व है एक्टिवेशन से डीएक्टिवेशन करने के मॉलिक्यूल में, तो वो रिप्रेजेंट किए गए हैं नीचे। तो देखो, मान लो कोई मॉलिक्यूल ए है, वो ऑब्जर्व करेगा लाइट को और एक्टिवेट हो जाएगा ए स्टार पे। ठीक है, तो ए स्टार हमारी एक्टिवेटेड स्पीसीज हो गई, ये हमारा एक्टिवेशन स्टेप है। ठीक है, अब ए स्टार से मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? ए स्टार से मॉलिक्यूल ए बन जाएगा और एच न्यू इमिट कर देगा रेडिएशन। तो रेडिएशन इमिट करते ही हमारा वो केस हो जाता है फ्लोरोसेंस का। K1 मान लेते हैं, उसका रेट कॉन्स्टेंट है। अब क्या बताया? इंटरनल क्वेंचिंग में क्या था? सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट में चला जाना ग्राउंड स्टेट में विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ए स्टार से ए चला गया, मान लो सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में चला गया, और इंटरनल क्वेंचिंग कहलाएगा ये, और K2 इसका रेट कॉन्स्टेंट है। अब एक्सटर्नल क्वेंचिंग और देख लेते हैं एक बार। तो फोर्थ स्टेप हमारा आएगा एक्सटर्नल क्वेंचिंग का। एक्सटर्नल क्वेंचिंग में क्या बताया था? बाहर से क्वेंचर ऐड करना है, तो ए स्टार में क्यू ऐड कर देना है। क्यू हमारा यहाँ पे क्वेंचर है, K3 उसका रेट कांस्टेंट होता है। क्या बन जाएगा? ए स्टार से डीएक्टिवेट हो जाएगा वापस ए में, और क्यू हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि अपनी एनर्जी ए स्टार ट्रांसफर किसको कर देगा? क्वेंचर्स को। तो ए प्लस क्यू स्टार हो गया। ये हमारा केस है एक्सटर्नल क्वेंचिंग का। अब क्या होगा? अब जो रेट है ना रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट अब्जॉर्ब की। ठीक है, तो सबसे पहले स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे, अप्लाई स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। फिर स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या लिखेंगे? ए स्टार पे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगानी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हमारा ए स्टार ही है। ठीक है, तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तो सबसे पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ए स्टार निकाल लेंगे, फिर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्टार निकाल लेंगे, और दोनों को इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से निकालेंगे हम। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार है ना, वो डिपेंड करेगा फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, क्योंकि यहीं पे फर्स्ट स्टेप ये हमारा यहीं पे ए स्टार बना है, तो ये ही डिपेंड करेगा हमारा फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तो और रेट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट के। तो ये रेट है ना, फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार आई ए के इक्वल हो जाएगा। ये इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्टार मतलब ए स्टार कहाँ कहाँ खत्म हो रहा है, यानी स्टॉप हो रहा है, यानी ए स्टार से ए बन रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ से ए स्टार पे ए बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है, और अगले स्टेप में भी बन रहा है। तो ये तीनों डिफॉर्मेशन के हैं। तो यानी K1 इंटू ए स्टार प्लस K2 इंटू ए स्टार प्लस K3 इंटू ए स्टार इंटू क्यू, क्या हो गया? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्टार। तो ये हमारा आ गया, इसे इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। तो 1 2 दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे, क्योंकि स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या काम है? यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्टार। तो दोनों को इक्वल रख दिया। तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके ए स्टार पे आई ए आ गया इसके इक्वल, K1 इंटू ए स्टार प्लस K2 इंटू ए स्टार प्लस K3 इंटू ए स्टार इंटू की। ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग 8 मार्क्स में आता है एग्जाम में हमेशा। ठीक है, ए स्टार कॉमन ले लेंगे। अब तीनों में ए स्टार कॉमन है, तो ए स्टार कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा? K1, यहाँ क्या बचा? K2, और यहाँ बचा K3 इंटू क्यू। तो क्या आ गया हमारा फाइनली रिजल्ट? आई ए इज इक्वल टू ए स्टार इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3 क्यू। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 4। अब हम फ्लोरोसेंस का रेट निकालेंगे। तो अगर आई एफ रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस को, तो सेकंड स्टेप हमारा फ्लोरोसेंस का स्टेप है। तो सेकंड स्टेप से रेट ऑफ फ्लोरोसेंस क्या निकलेगा? यही तो हमारा फ्लोरोसेंस का स्टेप है, तो K1 इंटू ए स्टार निकलेगा। ठीक है,
तो हमारा रेट ऑफ फ्लोरोसेंस आ गया K1 इंटू ए स्टार। अब IF मैंने बताया इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस है, तो ये इक्वल हो जाएगा IF के। तो IF की वैल्यू क्या आई K1 इंटू ए स्टार, तो IF इक्वल टू K1 इंटू ए स्टार। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 5 नाम दे देंगे, ठीक है। अब Phi-F ऑफ फ्लोरोसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर इज गिवन बाय, फ्लोरोसेंस की जो क्वांटम यील्ड है ना प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर की प्रेजेंस में, अगला टॉपिक आएगा जिसमें एब्सेंस ऑफ क्वेंचर होगा, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एब्सेंस ऑफ क्वेंचर में आ जाए तो काइनेटिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब Phi-F क्या होगा IF अपॉन IA। अब IF की वैल्यू हमने इक्वेशन 5 से लिखी हुई है K1 इंटू ए स्टार पुट कर देंगे, और IA की हमने इक्वेशन 4 से निकाली हुई है जो क्या है ए स्टार इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू Q। तो दोनों की वैल्यू रखती देखो, तो ए स्टार से ए स्टार कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या K1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू Q बचा। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 6 नाम दे देंगे। प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर है तो हमें इसे Phi-F या फिर Phi-Q भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर क्वेंचर की एब्सेंस हो, यानी क्वेंचर की एब्सेंस है यानी क्वेंचर नहीं है, तो यानी Q की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 0 तो ये कंप्लीट 0 है, तो क्या बचा K1 अपॉन K1 प्लस K2। तो यही एब्सेंस ऑफ क्वेंचर को Phi नोट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, Phi 0 बोल दो चाहिए, इक्वल टू K1 अपॉन K1 प्लस K2। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 7 नाम दे देंगे। अब दो क्वांटम यील्ड्स का रेशियो विल दिया जाएगा, देखो एक तो Phi-F का या फिर Phi-Q का और एक Phi नोट का, दो रेशियो क्वांटम यील्ड्स का कैसे दिया जाएगा देखो, Phi नोट बाय Phi-Q, पहले एब्सेंस वाला लिखना है फिर प्रेजेंस वाला लिखना है, याद रखना। या फिर ऐसे लिख सकते क्वांटम यील्ड इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर अपॉन क्वांटम यील्ड इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर इज इक्वल टू, दोनों का रेशियो लिख लेंगे, यानी इक्वेशन 7 का और इक्वेशन 6 का रेशियो ले लेंगे, यानी क्या लिखेंगे K1 अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन ये वाली टर्म, तो अपॉन K1 यानी K1 तो नीचे ही रह जाएगा और ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ऐसे ही तो लिखा जाएगा K1 अपॉन K1 प्लस K2 बाय K1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू Q, यही तो हो जाएगा। यानी ये वैल्यू वो ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू यहीं पे रह जाएगी, तो ये हमारा इतना आ गया। K1 से K1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या क्या K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू Q अपॉन K1 प्लस K2। अब K1 प्लस K2 को अलग अलग कर लेते हैं, तो इन दोनों के साथ K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू Q अपॉन K1 प्लस K2, यही लिखा हुआ है इसमें। अब K1 प्लस K2 से K1 प्लस K2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1 प्लस K3 इंटू Q अपॉन K1 प्लस K2। अब जो ये वैल्यू है ना 1 अपॉन K1 प्लस K2, ये हमारी टाउ है जिसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, या फिर लाइफ टाइम ऑफ ए स्टार इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, आप रिलैक्सेशन टाइम में लिख देना सिंपली। तो इसकी जगह टाउ हो गया, यानी इक्वेशन का क्या बन जाएगी 1 प्लस K3 इंटू Q बाई टाउ, ठीक है, सॉरी इंटू टाउ। तो क्या आ गया, क्योंकि 1 बाई K1 प्लस K2 ही तो टाउ है, तो 1 प्लस टाउ इंटू K3 Q आ गया। अब टाउ भी कॉन्स्टेंट है, K3 भी कॉन्स्टेंट, दोनों कॉन्स्टेंट को मिलकर एक अलग ही कॉन्स्टेंट आया जो जिसे बोला गया KSV। यही जो कॉन्स्टेंट है वही वो बोला जाएगा स्टर्न वोल्वर कॉन्स्टेंट। तो हमारी ये जो इक्वेशन आई ना Phi नोट अपॉन Phi-Q इक्वल टू 1 प्लस KSV इंटू Q, इसी इक्वेशन को बोला गया स्टर्न वोल्मर इक्वेशन। हमारा ये जो क्वेश्चन है वो स्टर्न वोल्मर इक्वेशन के नाम से भी आ सकता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, इसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, जो क्या होती है y इक्वल टू mx प्लस c। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच, Phi नोट अपॉन Phi-Q इंटू और Q के बीच, यानी Phi नोट अपॉन Phi-Q y एक्सिस पे और Q x एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो देखो y इक्वल टू mx प्लस c होता है हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो y क्या है हमारी Phi नोट अपॉन Phi-Q ये वाली, x क्या है हमारा q, तो m क्या होगा x के आगे वाला जो होगा वो m होगा, यानी KSV हमारा क्या होगा m को हम बोलते हैं स्लोप, तो यानी m की वैल्यू क्या आ गई KSV जो हमारा स्लोप होगा। अब c अकेला है, यहाँ पे कुछ 1 है अकेला प्लस में, तो यानी जो अकेला आएगा वो हमारा होगा इंटरसेप्ट, c को बोलते हैं हम इंटरसेप्ट। अगर हमारी c की वैल्यू कुछ नहीं होती तो हमारा स्लोप ऐसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देता। अब हमारी c की कुछ वैल्यू है तो ऐसे शुरू कर देंगे, और ये जो वैल्यू है वो हमारी 1 है जो हमारी इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन शोज दैट Phi नोट अपॉन Phi-Q वेरीज लीनियरली या फिर डायरेक्टली विद कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर Q, यानी लीनियरली वेरी कर रही है विद द कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर। द स्लोप ऑफ द लाइन विल बी KSV इंटू V, ठीक है, KSV ही तो है हमारा स्लोप, यहाँ पे भी नहीं आएगा सॉरी, विच इज इक्वल टू K3 टाउ। अब KSV हमारा किसके इक्वल है K3 इंटू टाउ के, हमने इन दोनों की जगह ही तो पुट किया था ना KSV। अब हेंस फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ वी कैन कैलकुलेट टाउ। अब
KSV की वैल्यू आ चुकी है और KSV की वैल्यू इसकी इक्वल है, तो हम टाउ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो हेंस स्लोप ऑफ द ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाउ की वैल्यू। इस टॉपिक में इतना ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।